किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कृषि दर्शन कार्यक्रम के आज के अंक में। किसान भाइयों, कार्यक्रम कृषि दर्शन के माध्यम से हम आपको कृषि की नवीन, उपयोगी एवं महत्वपूर्ण तकनीकों की जानकारी देते रहते हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने समय एवं श्रम दोनों की बचत कर अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। हमारे कार्यक्रम का आज का अंक भी कृषि के कुछ ऐसे ही विषयों पर आधारित है, जिसके साथ आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम के इस अंक की। लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं खबरें खेती की और मंडी भाव। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि की मुख्य खबरों पर। 57 लाख हेक्टेयर में हुई रबी बुआई, बीज उपचार करके करें बोनी, गेहूं की उन्नत किस्में बोएं, शून्य जुताई तकनीक से गेहूं की बुआई, पशुओं के लिए बरसीम की खेती। अब खबरें विस्तार से। अभी तक प्रदेश भर में 57 लाख हेक्टेयर में रबी फसलें बोई गई हैं, जबकि गत वर्ष समान अवधि में 70 लाख हेक्टेयर क्षेत्र बोया गया था। कृषि संचालनालय द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार गेहूं की बुआई 25 लाख हेक्टेयर में हुई है, जबकि पिछले साल इस समय तक 30 लाख हेक्टेयर में गेहूं बोया जा चुका था। गेहूं की धीमी बुआई को देखकर ऐसा लग रहा है कि इस साल गेहूं का रकबा घट सकता है। कृषि विभाग ने 60 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूं बोने का कार्यक्रम बनाया है। चने की बुआई भी गत वर्ष से पीछे चल रही है। अभी तक 22 लाख हेक्टेयर में चना बोया जा चुका है। मसूर की बुआई 4 लाख हेक्टेयर, मटर 2 एवं सरसों 6 लाख हेक्टेयर में बोया गया है। रबी के कुल खाद्यान्न की बोनी पिछले साल की तुलना में 37% पीछे चल रही है। अभी तक 25 लाख हेक्टेयर में बुआई हो सकी है। इसी तरह रबी दलहनी फसलों की बोनी भी गत वर्ष से 63% कम हुई है। सभी दलहनी फसलों की बोनी अभी तक 30 लाख हेक्टेयर में हुई है। रबी बुआई में इस साल तिलहनी फसलें भी पिछड़ गई हैं। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को सलाह दी है कि रबी फसलों की बोनी करने के पहले बीजों का उपचार अवश्य करें। बीज उपचार करके बोनी करने से फसल को मिट्टी एवं बीज जनित रोगों से बचाया जा सकता है। बीज उपचार करने के लिए 2.5 ग्राम वीटावेक्स या बोविस्टीन दवा प्रति किलो बीज की दर से मिलाएं। इसके अलावा बीज उपचार के पश्चात पीएसबी कल्चर या एजिटोबैक्टर 5 ग्राम प्रति किलो बीज में आवश्यक रूप से मिलाएं। किसान भाई इस समय रबी फसलों की बुआई में पूरी तरह से व्यस्त है। जिन किसानों के पास सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं, वे गेहूं की सर्वाधिक उत्पादन देने वाली किस्मों की बोनी करें। इसके लिए गेहूं की उन्नत प्रजाति MP 1106, MP 4010, GW 360, GW 190, GW 322, GW 366 एवं GW 143 की बोनी करें। इन प्रजातियों की बोनी 30 नवंबर तक कर सकते हैं। 40 से 45 किलो बीज प्रति एकड़ उपयोग करने की सलाह दी गई है। शून्य जुताई तकनीक के अंतर्गत धान के बिना कोई जुताई किए सीधे बोनी की जा सकती है। शून्य जुताई तकनीक हेतु एक विशेष प्रकार की डबल बक्से वाली सीड ड्रिल होती है, जिसके फॉल पारंपरिक सीड ड्रिल की तुलना में पतले होते हैं, जिनके द्वारा बीज का अंकुरण 100% होता है। धान की फसल नवंबर माह में कटती है और पलेवा कर खेत तैयार करने में लगभग 20 दिन लग जाते हैं। इस कारण गेहूं की बोनी में विलंब हो जाता है। विलंब से बोनी करने पर गेहूं की उपज कम हो जाती है। धान के खेत में पर्याप्त नमी के कारण शून्य जुताई से पलेवा की सिंचाई, जल की बचत होती है। साथ ही एक समान जुताई होने के कारण खेत समतल हो जाता है, जिससे जल की उपयोग क्षमता बढ़ जाती है। शरद ऋतु में ही बरसीम की खेती पूरे प्रदेश में की जाती है। बरसीम की खेती के लिए दोमट तथा भारी दोमट भूमि सर्वोत्तम होती है। इसकी खेती के लिए अम्लीय भूमि उपयुक्त नहीं होती है। बरसीम से अधिकाधिक उपज प्राप्त करने के लिए उन्नतशील प्रजातियां बरदान, मैस्कावी, बुंदेलखंड, बरसीम, JHTV 146, VL10, VL2, VL22 एवं UPV 110 तथा UPV 103 हैं। बरसीम का बीज 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लगता है। चारे की उपज अधिक प्राप्त करने हेतु साथ में मिलाकर टाइप 9 सरसों चारे वाली का एक बीज 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बोना उपयुक्त रहता है। बरसीम के बीजों की बुआई का सही समय 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक होता है। अब
किसान भाइयों, अब आप नजर डालिए आज के मंडी भाव पर और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, किसान भाइयों, शीत ऋतु के आगमन के साथ ही फल बागों की उचित देखभाल करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। सामूहिक कार्यों के साथ साथ फल उद्यानों में जो खरपतवार उग आती है उन्हें भी समय रहते हटाना बहुत ही जरूरी है, तभी हम अपने फल बागों से अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं हमारे विशेषज्ञ से कि फल बागों की उचित देखभाल किस प्रकार से की जानी चाहिए। हमारे विशेषज्ञ हैं श्री जैनेन्द्र कुमार कनौजिया। किसान बहनों और भाइयों, अभी हम खड़े हैं एक फलदार वृक्षों से आच्छादित एक बगीचे में और हम जहाँ देख रहे हैं कि अमरूद को बहुत बढ़िया पेड़ है वो, और बाँव में बड़े सुंदर सो फल जो लगो है। पास में ही एक पपीता को पौधो है वो, कितने बड़े बाँव में अच्छे अच्छे स्वस्थ फल लग रहे हैं। इन्हें देख के ऐसा मन होया कि हमारे गांव में जो किसान भाई हैं वो भी ऐसे ही बगीचा लगाएं, इतनी ही ज्यादा सुंदरता उनके खेतन में आ जाए और उनसे अधिक से अधिक उत्पादन लेके अपनी घर की आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकें। तभी तो हम जहाँ खड़े हैं और हमने बुलाए हैं एक उद्यान की विशेषज्ञ डॉक्टर JK कनौजिया साहब को। डॉक्टर साहब, आपको स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमरो मन जो हो रहा हो, आप जब बताएं कि इतना अच्छा बगीचा आपने कैसे बनाओ। अच्छे बगीचे की बात है। हम जब बागवानी करते हैं तो उसके कुछ वैज्ञानिक तौर तरीके हैं और उनका अनुसरण करके जब बगीचा खड़ा किया जाता है तो इससे भी ज़्यादा सुंदरता लाई जा सकती है। और सवाल सुंदरता का ही नहीं है, सवाल इस बात का है कि बागवानी किस तरीके से करें कि हमको ज़्यादा उत्पादन मिले। जब ज़्यादा उत्पादन होगा तो स्वाभाविक है किसान को हमारे ज़्यादा पैसा मिलेगा और उसका मुनाफा जो खेती का है वो ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, चाहे हम किस्मों के चयन की बात करें, आप अभी इस बगीचे में देख रहे हैं, यहाँ पर जो किस्म का चयन किया गया है ये लखनऊ 49 किस्म है अमरूद की, जो फलन में भी ज़्यादा आती है और इसका स्वाद भी काफ़ी बेहतर होता है और बाजार में मांग अच्छी होती है, पहली चीज़।
दूसरी चीज ये है कि हम जब बागवानी करते हैं तो फलों में लगाने का जो अंतरण है, मतलब कितनी दूरी पे कौन सा फल वृक्ष लगाया, तो जहां तक अमरूद की बात है, अमरूद के दो तरीके इस समय वर्तमान में वैज्ञानिकों ने सुझाए हैं। एक तरीका ये है कि हम 6 मीटर की दूरी, पौधे से पौधे की दूरी और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 6 मीटर रखें। 6 मीटर रखने का आशय है कि उसमें पौधा अपना पूरा बढ़वार करता है, अच्छी पैदावार आती है। डॉक्टर साहब थोड़ा बीच में रोकन चाह है, 6 मीटर का को रखें, ज्यादा कम भी तो रख सकें। हाँ, इतनी दूरी का यह है कि इसमें देख रेख की कम आवश्यकता होती है, और जो सघन बागवानी है उसमें हमारे किसान भाइयों को देख रेख की ज्यादा आवश्यकता होती है। तो दोनों तरीके हैं, हमें कम समय में ज्यादा उत्पादन कम क्षेत्रफल से लेना है तो अमरूद की जो अति सघन बागवानी है वो आज सबसे ज्यादा बेहतर सिद्ध हुई है। और ये जो पद्धति है इसमें हम दो चीजें करते हैं। अमूमन एक चीज हमारे किसानों के पास होती है कि बागवानी वो इसलिए करना नहीं चाहते कि उनको तुरंत कोई रिटर्न, मतलब उनके खेत से उनको तुरंत कोई लाभ नहीं होता है, क्योंकि इसके लिए 3 से 4 साल तक कम से कम आमदनी के लिए किसान को इंतजार करना होता है। तो इतना जो अंतरण है इसमें हम अंतर्वर्ती फसल के रूप में भी दूसरी फसलें ले लेते हैं, चाहे वो सब्जी की फसलें हो या बागवानी में ही आप जैसा यहाँ पर देख रहे हैं कि पपीते की खेती। जैसे डॉक्टर साहब बीच में जो 6 मीटर की दूरी रखी है वो जो खाली खेत दिखा रहा है, जागी बता रहा है आप? हाँ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो हम इसमें सब्जी की दूसरी फसलें ले सकते हैं, खासतौर से जैसे हम अदरक की और हल्दी की छांव हो जाने के बाद में भी, या पपीते की खेती जो कि हमें ज्यादा अच्छा मुनाफा कम समय में, मतलब 1 साल के अंदर हमारा बाजार से पैसा हमको वापस हमारे खेतों से मिलना चालू हो जाता है। तो एक भ्रांति जो हमारे किसान भाइयों की है, हमें वो बिल्कुल अपने दिमाग से हटा देना है कि बागवानी में कोई पैसा हमको 4 साल 5 साल के बाद आता है। तरीके हमारे पास मौजूद हैं, वैज्ञानिकों ने कई एक तौर तरीके सुझाए हैं जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। दूसरी बात जो आपने कही है कि इतना अच्छा बगीचा कैसे खड़ा हुआ, एक बात हमने आपसे कही कि किस्म का चयन हमारे किसान भाइयों को, और दूसरी बात दूरी की जो हमने कही। उसके बाद में जब हम वृक्ष लगाते हैं तो उसकी पूरी खुराक का हमें ध्यान देना होता है। हमें वर्ष में 2 बार पोषक तत्वों की पूर्ति पौधों को करनी है। जिस तरीके से हम गेहूं, चना, सोयाबीन की जो फसल लगाते हैं और उसमें भी हम डीएपी, यूरिया, पोटाश जैसी उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरीके से हमारे फल वृक्षों को भी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश की आवश्यकता होती है, और उनकी जो मात्रा है वो उसकी उम्र के अनुसार निर्धारित होती है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि वर्ष में 2 बार इन पौधों को कंपोस्ट खाद, अच्छी पकी हुई जो गोबर की खाद है, जिसको कि हम लोग अमूमन वर्मी कंपोस्ट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उस खाद का करीब 20 से 25 किलोग्राम प्रति वृक्ष, ये अभी 6 साल का बगीचा है, इसमें हम 20 से 25 किलोग्राम अच्छी पकी हुई वर्मी कंपोस्ट, केचुए की खाद, और इसके साथ ही साथ लगभग 100 ग्राम जो नाइट्रोजन है, करीब 100 ग्राम ही फास्फोरस। और जब बगीचा फलन में आ जाता है दिनेश जी, उस समय में इन वृक्षों को पोटास की ज्यादा आवश्यकता हो जाती है। तो किसान भाइयों को ये जरूर ध्यान रखना है कि कोई भी बगीचा, चाहे वो आम का है, अमरूद का है, पपीते का है या आंवले का है, जब फलन में हो तो उसको पोटास की मात्रा ज्यादा देनी होती है। तो 200 से 300 ग्राम प्रति वृक्ष प्रति वर्ष पोटास की पूर्ति करनी है। डॉक्टर साहब जो आपने खादन की अभी बात करी है, तो गेहूं चनन में तो पता हो कैसे डालें, पर वृक्षन में, पौधे में कैसे खाद डालें, आप तरीका बता दो। सही बात है। हमें, जैसा हमने आपको पहले किसान भाइयों को बताया कि हमें 2 बार वर्ष में उर्वरकों का खुराक हमारी फसल को देनी है, फल वृक्षों को। तो अभी आप ये जो घेरा देख रहे हैं, खास तौर से आप ये देखें कि यहाँ पर जो वृक्षों के चारों तरफ एक सर्किल बनाया गया, घेरा बनाया गया है। ये घेरा लगभग ये मान लें कि यहाँ तक इन पौधों की जड़ें हैं, तो इस घेरे में हमको देना है। कई बार हमारे किसान भाई गलती ये करते हैं कि खाद देते तो हैं, लेकिन पूरी पेड़ी के पास जहां जड़ी है दिखाई दे रही, वहीं पे जाके डाल देते। ऐसा नहीं करना है। किसान भाइयों को जब भी फल वृक्षों को जब वो खाद दें तो ये देख लें ऊपर से उसका घेरा कितना बनता है, उसकी छांव कहां तक जाती है, उस छांव के घेरे में चारों तरफ बिखेर के उस खाद का उपयोग किसान को करना है। वर्ष में 2 बार करना है, एक तो जब वर्षा काल प्रारंभ होता है उस समय, और दूसरा जब वर्षा काल चला जाता है, सर्दी का मौसम चालू होता है उस समय। ये 2 ऐसे समय हैं जबकि हमें फल वृक्षों में, खासतौर से अमरूद के पौधों में
खाद बताना चाहिए। डॉक्टर साहब, आप जो घेरा आप अभी बता रहे थे, बहुत बढ़िया बात बताई। हमारे किसान भाई यानी छांव के आसपास ऐसे घेरा बना लें तभी खाद दें, पर जो सफेद सफेद से जो रंग पुतो है, जो का पुतो है, ये देखिए दिनेश जी, इसको ये एक ऐसा लेप है जो हमारे फल वृक्षों को रोग और कीट दोनों से बचाव करने का काम करता है, और ये बहुत आसान है हमारे किसानों के लिए बना। हमारे किसान भाई हरिया थोथा जानते हैं, ये हरिया थोथा और चूने को के साथ में मिला के चढ़ाया गया लेप है जो फफूंद नाशक जो है उसका काम करता है, रोगों से हमारे पौधों को बचाता है। आसानी से बाजार में ये मिल जाता है। एक भाग हरिया थोथा का, एक भाग चूने का हम पानी में इस तरीके से घोल लेते हैं कि इस पर ये लेप आसानी से चढ़ जाए। इससे एक तो सुंदरता की जो बात है वो बात की है, लेकिन ये एक्चुअली एक औषधि के रूप में ये लेप इन पेड़ पौधों पर लगाया गया। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, किसान भाइयों, सर्दियों में सब्जियां प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती हैं। ऐसे में इस मौसम में सब्जियों की और भी अधिक पैदावार लेने के लिए इनमें नियमित रूप से सिंचाई, खरपतवार एवं खाद प्रबंधन तो जरूरी है ही, साथ ही कीटनाशकों की उचित व्यवस्था पर ध्यान देना भी अति आवश्यक कार्य है, जो कि हम कब और किस प्रकार से कर सकते हैं बता रहे हैं हमारे विशेषज्ञ। हमारे विशेषज्ञ हैं श्री के नेमा जी। किसान भाइयों नमस्कार। अभी इस समय हमारे किसान भाई कई किस्म की जो सब्जियां हैं अपने खेतों में उगा रहे हैं, और उन सब्जियों में ख़ास तौर से जैसे शिमला मिर्च है, दूसरी किस्म की जो मिर्च है, और फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, टमाटर है, बैंगन है। इस समय जो सेम की फसल है वो भी अच्छी आने वाली है। तो ये तरह तरह की जो फसलें सब्जियों के रूप में हमारे किसान भाई ले रहे हैं, तो उनमें देखा जा रहा है कि हमारे किसान भाइयों को कभी कभी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और इसमें कई किस्म के जो कीट हैं इन सब्जियों की फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर मैं हमारे किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि देखिए, कीड़े जो हैं ये तो कई किस्म के होते हैं, लेकिन अगर वो ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, और मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, तो इसमें क्या होता है कि पूरे जितने भी कीड़े हैं उनको अपन मुख्य रूप से 4 भागों में बांट सकते हैं। 4 भागों में बांटने का मतलब ये है कि देखो, एक तो होते हैं कीड़े जो कुतर के हमारी सब्जियों को, फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, पत्तों को कुतरते हैं, फूलों को कुतरते हैं, और जो नरम कोमल जो मतलब फल रहते हैं उनको मतलब कुतर के नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरी किस्म के जो कीट होते हैं वो क्या करते हैं कि शाखाओं के अंदर घुस के या तने के अंदर घुस के और फलों के अंदर घुस के नुकसान पहुंचाते हैं। इनको बोलते हैं कि ये क्या है, फल वेधक या शाखा वेधक या तना वेधक। ये दूसरे किस्म के कीट हो गए। तीसरे किस्म के जो कीट होते हैं वो होते हैं कि जो ज़मीन के अंदर ही रह के और हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसमें जैसे सफ़ेद लट नाम का जो कीड़ा है, जो काजू जैसा देखने में लगता है, तो दीमक है, ये जो है ज़मीन के अंदर रह के और हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। और चौथे किस्म के जो कीड़े हैं वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। इनको बोलते हैं अपन रस चूसक कीट। तो ये जो रस चूसक कीट हैं ये दोहरा नुकसान हमारी फसलों को पहुंचाते हैं। एक तो रस चूसकर हमारी फसलों को कमज़ोर कर देते हैं, और दूसरा ये कि ये कीट रोगों के वाहक भी होते हैं। कई रोग जो है इन कीटों की वजह से हमारी फसलों में फैल जाते हैं। अब मैं आपको ये बतलाता हूँ
कि इनका जो नियंत्रण है हमारे किसान भाइयों को कैसे करना है। जैसे मान लीजिए कि भूमि में रहने वाले कीट हैं, तो भूमि में रहने वाले कीटों के लिए क्या करना है कि कीटनाशक दवाइयाँ जो दानेदार दवाइयाँ होती हैं, फोरेट है और कार्बोफ्यूरान है, तो इन दवाइयों का इस्तेमाल हमारे किसान भाई ज़मीन में कर सकते हैं। फोरेट जो है वो 10 किलोग्राम और कार्बोफ्यूरान 33 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के मान से ज़मीन में मिलाना है। लेकिन ध्यान रहे कि ज़मीन में उस वक्त नमी होना चाहिए। उस वक्त नमी नहीं है तो ऊपर से हमें नमी देना पड़ेगी, मतलब सिंचाई करना पड़ेगी। दूसरे किस्म के जो कीट हैं जो कुतर के नुकसान पहुंचाते हैं, वह नियंत्रण अगर करना है तो हमारे किसान भाइयों को ये ध्यान देना है कि क्विनाल्फास है, मेलाथियान है, इनका भुरकाव जो है करके और उसका नियंत्रण कर सकते हैं। छिड़काव के लिए भी इन्हीं दवाइयों का, इसमें क्लोरपायरीफास है, मेलाथियान है, क्विनाल्फास है, इन दवाइयों का जो है छिड़काव कर सकते हैं। तीसरे किस्म के जो कीट हैं जो तने वगैरह में सुरंग बना के या फलों के अंदर घुस के और हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उनके लिए भी दानेदार कीटनाशकों का हमारे किसान भाई प्रयोग कर सकते हैं। एक खास जो मतलब इसमें कीटनाशक है, इसमें वो हमारे किसान भाई उसका उपयोग करके और इन जो फल वेदक हैं, इन कीटों का जो है नियंत्रण अच्छी तरह से कर सकते हैं। उसमें जो है हमारे किसान भाइयों को ये ध्यान रखना है कि जैसे डाईफेंथुरान नाम की जो दवा है, इसका प्रयोग हमारे किसान भाई कर सकते हैं। ये 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से इसका छिड़काव करना होगा उनको, तो हमारे किसान भाइयों को काफ़ी फायदा होगा। बीटी नाम की जो दवा है, बेसिलस thuringiensis, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। ये 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से इसका घोल बनाना पड़ेगा और हमारे किसान भाई इसका भी जितना उनको आवश्यकता हो उसके हिसाब से घोल बनाते जाएं और छिड़काव करेंगे तो उनको फायदा काफ़ी होगा। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कर्ज के झंझट से भी छुटकारा और तो और बिजली के बिलों का भुगतान, डीजल इससे खरीदना और आसान हो गया है। तो हर को भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। हाँ मैं ऐसा ही करूँगा। हाँ अच्छा मैं जा रहा हूँ। अच्छा जी 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 हाँ जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, यह था कृषि दर्शन कार्यक्रम का आज का अंक। हमें उम्मीद है कि आज के अंक में दिखाई गई जानकारियां आपके लिए लाभप्रद साबित होगी। इस अंक को लेकर यदि आपके कोई सवाल है तो आप हमें पत्र द्वारा सूचित कर सकते हैं। पत्र भेजने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र, शामला हिल्स, भोपाल 462013। किसान भाइयों, अगले अंक में कृषि के ज्ञानवर्धक विषयों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सारिका को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
है।